हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी के बीच हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में 8 फरवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में रहे, उन पे आज अपने इस वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। यहाँ पर वीडियो की महत्ता में डेली आपको बताता हूँ क्या इंपॉर्टेंस है इस वीडियो का। यहाँ पर आपको प्रीलिम्स के फैक्ट मिल जाते हैं और मेन्स के लिए इंपॉर्टेंट डाटा, वैल्यू एडेड मटेरियल भी यहाँ से आपको मिल जाते हैं। वीडियो बमुश्किल 30 से 35 मिनट का होता है। जिस दिन खबरें ज्यादा होती है उस दिन वीडियो थोड़ा लेंथ ज्यादा हो जाता है। कल खबरें ज्यादा थी तो 40 मिनट का वीडियो हो गया था, नहीं तो औसतन वीडियो 30 मिनट का ही होता है। इसको 2x स्पीड पे भी देख सकते हैं या 1.5 पे भी देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आज अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 8 फरवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं। ऐप पर आप पीडीएफ पढ़ सकते हैं वहां पर। ठीक है, ऐप में जब आप वीडियोज के सेक्शन में जाएंगे तो वीडियोज के सेक्शन में सबसे पहले फरवरी करंट अफेयर के नाम से एक स्लॉट मिलेगा, वहां पर आप जाइए। पहला जो 1 फरवरी का है वो डेमो के तौर पर पड़ा हुआ है, बाकी उसके लिए आपको पूरा पीडीएफ, पूरे मंथ का पीडीएफ, साथ साथ में एक कंप्लीट पीडीएफ लास्ट में आपको मंथ की मिल जाएगी और एक फुल लेंथ टेस्ट मतलब 200 क्वेश्चन का एक टेस्ट मिल जाएगा वहां पर आपको। और ये सारी चीजें आपको 25 रुपए में मिल रही हैं ऐप पर, और ये 25 भी आपको पे नहीं करना है। इस पर 25% ऑफ है। 25% ऑफ होने के बाद ये करीब 18 रुपए का आपको पूरे महीने का पैकेज मिल जाएगा। मतलब फरवरी महीने का पैकेज आपको 18 रुपए का मिल जाएगा। पूरे फरवरी महीने का करंट अफेयर तैयार करने में एक दिन में आप 60 पैसे से भी कम रुपए खर्च करके आप पूरा टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ साथ में पूरी पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं। बाकी जो वीडियो है, वीडियो तो यूट्यूब पे ऑलरेडी आ ही रही है। ठीक है, तो जो पीडीएफ के लिए डिमांड करते थे कि सर पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, तो पीडीएफ के लिए आप ऐप पर विजिट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखते हैं मोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड लीडर्स के बारे में। कौन है सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड लीडर, और यहाँ पर अप्रूवल रेटिंग की बात की जा रही है। ठीक है, अप्रूवल रेटिंग की बात की जा रही है। ये किसका सोर्स है, तो सोर्स जो है ये मॉर्निंग कंसल्ट का सोर्स है। मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा एक सर्वे किया गया 21 जनवरी से लेकर 27 जनवरी के बीच में। ठीक है, 21 जनवरी से 27 जनवरी के बीच में एक सर्वे किया गया और वहां पर जो दुनिया के मोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड लीडर्स हैं उनकी एक लिस्ट जारी की गई, जिसमें सबसे ज्यादा अप्रूवल रेटिंग किसकी है, तो सबसे ज्यादा अप्रूवल रेटिंग है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी की जो अप्रूवल रेटिंग है वो कितनी है, 75% है। नरेंद्र मोदी जी का याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर कौन है, तो क्लाउडिया शिनीबॉम। क्लाउडिया शिनीबॉम कौन है, मैक्सिको की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, क्लाउडिया शिनीबॉम, इनका कितना है, 66% है। और तीसरे स्थान पर बात करें तो जेवियर मेलई। जेवियर मेलई कौन है, जेवियर मेलई मैंने आपको बताया था कल, अर्जेंटीना के ये है राष्ट्रपति और इन्होंने डब्ल्यूएचओ को छोड़ दिया है। जैसे अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ से बाहर होने की घोषणा की, अमेरिका के बाद में अर्जेंटीना भी डब्ल्यूएचओ से बाहर हो गया है। उसके बाद इसमें ट्रंप की बात कर लेते हैं। ट्रंप का कौन सा स्थान है, तो ट्रंप यहां पर देखें तो 5वें रैंक पर है, 52% इनकी अप्रूवल रेटिंग है। और डोनाल्ड ट्रंप जो वर्तमान में देखा जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, अप्रूवल रेटिंग के मामले में 52% इनकी अप्रूवल रेटिंग है, जो सर्वे किया गया था जनवरी 21 से 27 2025 के बीच में। ठीक है, और यहाँ पर जो कलेक्टिव डाटा है, ये कलेक्टिव डाटा वहां से लिया गया। और किसने ये सर्वे करवाया था, तो मॉर्निंग कंसल्ट ने ये सर्वे करवाया था। और मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के अनुसार अप्रूवल रेटिंग के मामले में देखा जाए तो नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में मोस्ट पॉपुलर लीडर है वर्तमान में। ठीक है, आइए खबरों पे बात करते हैं। पहली खबर क्या है, आरबीआई का एक बड़ा फैसला, रेपो रेट में की 0.25% की कटौती। ठीक है, जो रेपो रेट है उसमें 0.25% की कटौती कर दी है आरबीआई ने। अब यहां पर खबर क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा के नेतृत्व में पहली नीति समीक्षा में आरबीआई ने रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.25% कम कर दिया है। ठीक है, अब इसे कितना कर दिया है, 6.25 हो गया है ये। बात करें यहां पर, ज्ञात हो कि मई 2020 में पिछली दर में कटौती के बाद 25 आधार अंकों की कटौती की गई है। दरों में अंतिम संशोधन फरवरी 2023 में हुआ था। जो दर है उनमें अंतिम संशोधन जो हुआ था वो 2023 में हुआ था, जब नीतिगत दर को 25 आधार अंकों से बढ़ाकर, ठीक है, 25 आधार अंक बढ़ा दिया गया था फरवरी 2023 में, और उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 6.5 कर दिया गया था। अब वो जो 6.5 था उसी में कितना कम कर दिया गया है, 2.5। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो 0.25 कम कर दिया गया, और 0.25 कम करने के बाद ये कितना हो गया, 6.25, यानी कि 2023 फरवरी 2023 के पहले जितना था उतने पे फिर से कर दिया गया है। आगे हम बात करें, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विकास दर जो है वो 6.7, यानी कि आरबीआई का आंकड़ा है, आरबीआई का अनुमान है कि जो भारत का जीडीपी ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ वर्ष 2025-26 जो वित्त वर्ष है उसमें कितने रहने की उम्मीद जताई गई है, तो 6.7% रहने की उम्मीद जताई गई है आरबीआई के द्वारा। अब यहाँ पर जो ये रेपो दर जो कम की गई है, ठीक है, रेपो दर में कटौती की गई, इससे फायदा क्या होगा, अब बैंक लोन होंगे सस्ते। ठीक है, जो बैंक लोन है वो सस्ते हो जाएंगे। और रेपो दर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, रेपो दर
तो रेपो दर वह दर है जिस पर बैंक अल्पकालिक जरूरतों के लिए आरबीआई से उधार लेते हैं। ठीक है, तो अगर जो परीक्षा में आपसे पूछ ले कि रेपो दर का तात्पर्य है, ठीक है, बैंक जो रेपो दर होता है वह दर होता है जिसमें जो बैंक होते हैं ये अपनी अल्पकालिक जरूरतों के लिए आरबीआई से उधार लेते हैं। ठीक है, इसी को रेपो दर कहा जाता है। अगली खबर क्या है, आरबीआई ने डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए उठाया बड़ा कदम, बैंक.इन और फिन.इन किया शुरू। बैंक.इन और फिन.इन दोनों स्टार्ट किया है, आरबीआई के द्वारा स्टार्ट किया गया। सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। अब इसके संबंधित जो पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को ऐलान किया कि डिजिटल पेमेंट्स फ्रॉड को रोकने के लिए केंद्रीय बैंक.इन, ठीक है, केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई जो है ये बैंक.इन और फिन.इन डोमेन शुरू करेगा। आरबीआई के द्वारा ये स्टार्ट किया गया। परीक्षा में आपसे पूछ ले कि हाल ही में चर्चा में रहा बैंक.इन और फिन.इन किसके द्वारा शुरू किया गया, आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, इसमें से बैंक.इन जो है ये भारतीय बैंकों के लिए एक एक्सक्लूसिव इंटरनेट डोमेन होगा। जो बैंक.इन है ना ये भारतीय बैंकों के लिए एक एक्सक्लूसिव इंटरनेट डोमेन है, जबकि जो ये फिन.इन है ये वित्तीय क्षेत्र की गैर बैंकिंग कंपनियों के लिए शुरू होगा। फिन.इन किसके लिए स्टार्ट किया जा रहा है, जो वित्तीय क्षेत्र की गैर बैंकिंग कंपनियां हैं उनके लिए फिन.इन स्टार्ट किया जा रहा है, और जो भारतीय बैंक है उनके लिए बैंक.इन स्टार्ट किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है, जो फ्रॉड है, डिजिटल फ्रॉड होते हैं उनको रोकने के उद्देश्य से ही इसको लॉन्च किया गया है। यहाँ पर देखें तो इस पहल का उद्देश्य साइबर सुरक्षा खतरों के लिए फिशिंग जैसी गतिविधियों को कम करना है और सुरक्षित वित्तीय सेवाओं का माहौल तैयार करना है, जिससे डिजिटल बैंकिंग और भुगतान सेवाओं में लोगों का विश्वास बढ़े और बिना किसी चिंता के आसानी से डिजिटल लेन देन कर सकें। ठीक है, तो उद्देश्य आपको पता चल गया कि जो बैंकिंग फ्रॉड होते हैं, बैंकिंग फ्रॉड पे लगाम लगाने के उद्देश्य से आरबीआई के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। अगली खबर देखें, स्किल इंडिया कार्यक्रम को 2026 तक जारी रखने का फैसला लिया गया। कैबिनेट के द्वारा फैसला लिया गया है कि जो स्किल इंडिया कार्यक्रम है इसको 2026 तक बढ़ाया जा रहा है, 2026 तक इसको जारी रखने का फैसला लिया गया है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में शुक्रवार यानी कि 7 फरवरी को, ठीक है, 7 फरवरी को स्किल इंडिया कार्यक्रम को साल 2026 तक जारी रखने और इसके पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर बात करें तो कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 2022-23 से, ठीक है, 2022-23 से 2025-26 तक की ओवरऑल 8,800 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ 2026 तक स्किल इंडिया कार्यक्रम को जारी रखने की पुनर्गठन करने की स्वीकृति दी गई है। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो 2022-23 से 2025-26 तक इसको जारी रखना था जो स्किल इंडिया कार्यक्रम था, और यहां पर देखा जाए तो इसमें जो व्यय होगा वो परिव्यय कितना है, 8,800 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इसको 2026 तक जारी रखा जाएगा। ठीक है, आगे बात करें, आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, उसके बाद बात करें तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना और जन शिक्षण संस्थान योजना अब स्किल इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा होंगी। मतलब ये 3 कार्यक्रम जो है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना और जन शिक्षण संस्थान योजना, ये तीनों योजनाओं को एकीकृत करके, इंटीग्रेट करके जो स्किल इंडिया कार्यक्रम है उसी में जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन तीनों योजनाओं को इंटीग्रेट करके किस योजना में जोड़ा गया है, स्किल इंडिया कार्यक्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहां पर इसके बारे में हमने जाना। आगे हम बात करें एआई शिखर सम्मेलन के बारे में। अब एआई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो। यहां पर देखा जाए तो भारत और फ्रांस के द्वारा जो एआई शिखर सम्मेलन होने जा रहा है इसकी अध्यक्षता की जाएगी इस बार। और हम बात करें इसके बारे में, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पहला एआई शिखर सम्मेलन हुआ था वो ब्लेसलेपाल लंदन में हुआ था, दूसरा जो हुआ था वो सियोल में हुआ था, सियोल दक्षिण कोरिया में हुआ था, और तीसरा जो है ये होने जा रहा है फ्रांस में। ठीक है, हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 फरवरी से 12 फरवरी तक 2 दिवसीय अधिकारी यात्रा पर फ्रांस पर जा रहे हैं। 11 फरवरी को प्रधानमंत्री एआई एक्शन समिट के तीसरे संस्करण की सह अध्यक्षता करेंगे, जिसकी मेजबानी पहले ब्रिटेन यानी कि 2023 में जो हुआ था ब्रिटेन में हुआ था, 2024 में सियोल दक्षिण कोरिया में किया गया इसका आयोजन। और इस उच्च स्तरीय बैठक के बाद भारत और फ्रांस के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। जो ये उच्च स्तरीय बैठक है, ठीक है, जो एआई एक्शन समिट है, परीक्षा में आपसे डायरेक्टली भी पूछ सकता है कि एआई एक्शन समिट निम्नलिखित में से कहां पर होगा, किस स्थान पर होगा या किस देश में होगा, तो फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। और भारत और फ्रांस दोनों इसके अध्यक्ष हैं, यानी कि सह अध्यक्षता दोनों के साथ जो चेयरमैनशिप है वो साझा की जा रही है। ठीक है,
पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो भारत फ्रांस सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। यानी कि भारत फ्रांस सीईओ जो फोरम है इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? भारत फ्रांस सीईओ फोरम, ठीक है, इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन भी फ्रांस में ही होगा, ठीक है। और यहीं पर जो रणनीतिक मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा किया जाएगा। तो ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं और इसके बाद जो भी डेवलपमेंट वहां पर होगी इनके यात्रा के दौरान जो भी एमओयू वगैरह साइन किए जाएंगे उसके बारे में बाद में अपडेटेड वीडियो आ जाएगा। आगे हम बात करें, अमेरिका में मिला नया कैंप हिल वायरस। कैंप हिल वायरस ये डाउन टू अर्थ की खबर है, डाउन टू अर्थ में आया था, वहां से ये खबर ली गई है। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको यहां पर बताया गया है कि अमेरिका के वैज्ञानिकों ने अल्बामा में पहली बार कैंप हिल वायरस की पहचान की है जो हेनिपा वायरस परिवार से संबंधित हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर ये याद रखना, कैंप हिल वायरस कहां पर खोजा गया है, कहां पर देखा गया है? अमेरिका के वैज्ञानिकों ने अल्बामा में खोजा है, ठीक है। और यह वायरस छछूंदर से मनुष्यों में फैल सकता है जिससे वैज्ञानिकों की चिंताएं बढ़ गई हैं, ठीक है। यहां पर देखा जाए तो ये वायरस जो है, जो कैंप हिल वायरस है, ये छछूंदर से मनुष्यों में फैल सकता है, जूनोटिक डिजीज, ठीक है। आगे हम बात करें, हेनिपा वायरस में अत्यधिक घातक निपाह वायरस शामिल है जिसने दक्षिण पूर्व एशिया में घातक प्रकोप पैदा किया है, जबकि कैंप हिल वायरस मनुष्यों में कभी दर्ज नहीं किया गया है। यह नए भौगोलिक क्षेत्र पर इसकी उपस्थिति शोधकर्ताओं में भारी चेतावनी में रखा है, ठीक है। अभी तक क्या था कि कैंप हिल वायरस जो था इसको मनुष्यों में अभी तक दर्ज नहीं किया गया है। मनुष्यों में ऐसा कोई भी मतलब वो नहीं देखा गया है केस जहां पर मनुष्यों में कैंप हिल वायरस देखा गया हो कि मनुष्यों में कैंप हिल वायरस देखा गया है। लेकिन अब इस वायरस की खोज हो गई है और ये छछूंदर में, ठीक है, छछूंदर में इसको देखा गया है और ये छछूंदर से मनुष्यों में फैल सकता है, ऐसी संभावना व्यक्त की गई है। तो इस वजह से आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से कैंप हिल वायरस इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको आप तैयार करके रखिएगा। आगे देखिए, पहली बार आईवीएफ तकनीक से बना कंगारू भ्रूण, ठीक है, जो कंगारू का भ्रूण है ये पहली बार बनाया है। कहां के वैज्ञानिकों ने बनाया है? ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली बार आईवीएफ तकनीकी से किस देश के वैज्ञानिकों ने कंगारू का भ्रूण तैयार किया? कंगारू का भ्रूण तैयार किया ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने। यहां पर देखें तो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों की एक टीम ने इन वेटो फर्टिलाइजेशन, जिसको आप शॉर्ट में आईवीएफ कहते हैं, का प्रयोग करके पहला कंगारू भ्रूण सफलतापूर्वक तैयार किया है। आईवीएफ तकनीकी आमतौर पर मनुष्यों और पालतू जानवरों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकी है, ठीक है। अब इससे होगा क्या, आगे हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के अनुसार यह सफलता लगभग लुप्त हो चुके कंगारुओं के मर्सूपियल प्रजाति के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। मतलब जो ये खोज है, ठीक है, ये सफलता जो है हासिल की गई है आईवीएफ तकनीक से कंगारू का भ्रूण विकसित करने की सफलता जो है, इससे क्या होगा, जो विलुप्त हो रहे मर्सूपियल कंगारू हैं इनको एक बार फिर से विकसित किया जा सकता है, इनका संरक्षण किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है वैज्ञानिकों को। और कहां के वैज्ञानिक है? ये ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा ये भ्रूण विकसित किया गया। यहां पर 28 भ्रूण टोटल विकसित किए गए थे। कितने? टोटल 28 भ्रूण विकसित किए गए हैं आईवीएफ तकनीक से कंगारू का। और ये खबर भी डाउन टू अर्थ की ही खबर है, ठीक है। आगे हम बात कर लें, आकाशवाणी पे कल ये न्यूज आई है कि 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 के जो प्रारंभ हो चुके हैं, 9th एशियन विंटर गेम्स, ठीक है, 2025। आगे हम इसके संबंधित जो पॉइंट्स हैं उन पर चर्चा कर लें तो 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 पूर्वोत्तर चीन के हेईलोंगजियांग, ठीक है, हेईलोंगजियांग प्रांत में की राजधानी जो है हार्बिन, यहां पर शुरू हो रहे हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खेलों का उद्घाटन की घोषणा की। ये खेल 14 फरवरी तक जारी रहेंगे। मतलब 7 फरवरी से स्टार्ट हुए हैं, 14 फरवरी तक चलता रहेगा, ठीक है। अब आगे बात कर लें, इन खेलों में रिकॉर्ड 34 देश और क्षेत्र प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। यहां पर देखा जाए तो रिकॉर्ड 34 देश और प्रदेश जो है क्षेत्र यहां पर प्रतिस्पर्धा करेंगे। इन खेलों में 88 सदस्यीय भारतीय दल भी भाग लेगा। यहाँ पर जो भारतीय दल है, भारतीय दल में टोटल कितने सदस्य हैं? तो वो 88 सदस्य जो है यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। और अगर जब टीम में जिसमें 59 जो है ये एथलीट है, जबकि 29 जो लोग हैं, 29 क्या है? टीम के अधिकारी हैं, ठीक है, टीम के अधिकारी है। और भारत में अगर जो केवल खिलाड़ियों की बात कर ले, एथलीट की बात कर ले, तो 59 एथलीट भारत की ओर से सम्मिलित हो रहे हैं जो एशियन खेल है। पूरी टीम के कितने सदस्य हैं? 88 है, उसमें से 59 एथलीट है और 29 जो है ये टीम के अधिकारी शामिल है। आगे हम बात कर लें,
उद्योग गुणवत्ता आश्वासन सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजन। जो उद्योग गुणवत्ता आश्वासन सम्मेलन है, इसका नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, आइए देख लेते हैं क्या है। उद्योग गुणवत्ता आश्वासन सम्मेलन 7 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में सहयोगात्मक गुणवत्ता आश्वासन, उद्योग जगत और रक्षा क्षेत्र के बीच अंतर को पाटना, ये इसका विषय था। विषय क्या था, ये आप महत्वपूर्ण है, इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं, एक सेकेंड। सहयोगात्मक गुणवत्ता आश्वासन, ठीक है, उद्योग जगत रक्षा क्षेत्र के बीच अंतर को पाटना, ये इसका मुख्य विषय है, केंद्रीय विषय है। इस केंद्रीय विषय को याद रखिएगा, देख लीजिए एक बार, शायद ढक गया है, फिर से लिख देता हूं, हाईलाइट कर देता हूं। सहयोगात्मक गुणवत्ता आश्वासन, उद्योग जगत रक्षा क्षेत्र के बीच अंतर को पाटना, ये इसका केंद्रीय विषय है। अब दिख रहा है आप लोगों को, क्लियर? हाँ दिख रहा है, ठीक है। चलो, इस विषय वस्तु पर आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य भी जान लेते हैं। तो इस सम्मेलन का उद्देश्य रक्षा विनिर्माण और स्वदेशीकरण में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने उद्देश्य से रक्षा क्षेत्र और पोत निर्माण उद्योगों के बीच व्यापक सहयोग एवं नवीन रणनीतियों को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से सम्मेलन इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर परीक्षा में आपसे पूछे कि उद्योग गुणवत्ता आश्वासन सम्मेलन, ठीक है, उद्योग गुणवत्ता आश्वासन सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। कब किया गया था? तो 7 फरवरी 2025 को इसका आयोजन किया गया। थीम क्या था? थीम इसका था सहयोगात्मक गुणवत्ता आश्वासन, उद्योग जगत और रक्षा क्षेत्र के बीच अंतर को पाटना, इसका मूल उद्देश्य था, मतलब मूल विषय था, केंद्रीय विषय था, ठीक है। आगे हम बात कर ले, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ भगवान बुद्ध त्रिनेत्र सेवा अभियान शुरू करेगा, ठीक है। यहां पर देखा जाए, जो अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ है, ये भगवान बुद्ध त्रिनेत्र सेवा अभियान स्टार्ट करने जा रहा है। नेपाल के लुम्बिनी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली, श्रीलंका के गाला तक अनोखा मोटरसाइकिल अभियान इस दौरान संचालित किया जाएगा। यहाँ पर बात की जाए, जो भगवान बुद्ध त्रिनेत्र सेवा अभियान है, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि नेपाल के लुम्बिनी से श्रीलंका के गाला तक एक अनोखा मोटरसाइकिल अभियान लॉन्च किया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 25 फरवरी 2025 को बोध गया से अभियान को हरी झंडी दिखाई जाएगी। कहां से? बोध गया से ये हरी झंडी दिखाई जाएगी इस अभियान को। आगे हम बात करें, अभियान के प्राथमिक उद्देश्यों में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना, पर्यटन को बढ़ावा देना, पर्यावरण जागरूकता बढ़ाना और सबसे महत्वपूर्ण रूप से भारत नेपाल श्रीलंका के बीच गहरे संबंधों के जश्न को मनाना शामिल है। अब यहाँ पर जो त्रिनेत्र है, उस त्रिनेत्र का मतलब, त्रिनेत्र में कौन कौन शामिल है? नेपाल, भारत, श्रीलंका, ठीक है। और इन तीनों देशों के बीच अगर हम बात करें, जो आपसी संबंध है, उन गहरे संबंधों को और ज्यादा प्रगाढ़ करने के उद्देश्य से ही अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के द्वारा ये त्रिनेत्र सेवा अभियान स्टार्ट किया जा रहा है, जिसका जो हरी झंडी, इस अभियान को हरी झंडी कौन दिखाएंगे? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा 25 फरवरी 2025 को बोध गया से इसको हरी झंडी दिखाई जाएगी। बीपीएससी वाले इस चीज को ध्यान रखें, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। 71वीं बीपीएससी वाले खास कर ध्यान रखें। चलो, ये खबर हमने देखी। अगली खबर देखते हैं, भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां संस्करण। जो भारतीय कला इतिहास है, इसके 32वें संस्करण का आयोजन किया गया। कहां पर देख लेते हैं, इसके बारे में जानते हैं। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस भारतीय कला विरासत के अध्ययन करने वाली अखिल भारतीय संस्था है। जो भारतीय कला इतिहास कांग्रेस है ना, ये भारतीय कला विरासत का अध्ययन करने वाली एक अखिल भारतीय संस्थान है। इसका मुख्यालय कहां पर है? गुवाहाटी में अवस्थित है, ठीक है। कहां पर इसका मुख्यालय? गुवाहाटी में अवस्थित है, असम में है। इस वर्ष भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र 8 से 10 फरवरी 2025 तक संस्कृति मंत्रालय के तहत भारतीय विरासत संस्थान नोएडा डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, भारतीय विरासत संस्थान नोएडा डीम्ड विश्वविद्यालय के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। और कब से कब तक आयोजित होगा? 8 से 10 फरवरी 2025 के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। कौन सा संस्करण है? तो 32वां संस्करण है, ठीक है। आगे हम बात करें, यह सम्मेलन कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन विषय पर आयोजित किया जा रहा है। थीम क्या है इसका? थीम आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, थीम देख लीजिए। कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन, ये इसका थीम है, ठीक है। ये है इसका थीम। थीम को हाईलाइट कर दिया है मैंने। इस सम्मेलन का थीम क्या है? कला और संस्कृति में
भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन विषय पर आयोजित किया जा रहा है, जो भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां संस्करण है। आगे हम बात करें, इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री तथा भारतीय विरासत संस्थान के चांसलर, देखिए भारतीय विरासत संस्थान के चांसलर कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत है, इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। इसका उद्देश्य महाकाव्यों पर आधारित कलात्मक अभिव्यक्तियों के विविध रूपों को उजागर करना है। विभिन्न प्रकार के मौखिक, पाठ्य एवं दृश्य माध्यम से ऐसे तरीका बनाए गए हैं जिसके जरिए इन आख्यानों को प्रसारित किया गया है। इस संदर्भ में सम्मेलन का लक्ष्य ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो महाकाव्यों को कलात्मक एवं प्रदर्शनात्मक प्रतिनिधित्व के विभिन्न रूपों में विमर्श होते हैं उनको एक मंच पर साथ लेकर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि जो भारतीय कला इतिहास कांग्रेस है, इसका 32वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, तो इसका आयोजन जो हो रहा है किसके द्वारा किया जा रहा है और थीम क्या है, ये सारी चीजें आप देख लीजिए। जो भारतीय कला इतिहास कांग्रेस है, इसका 32वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, 8 से 10 फरवरी 2025 के बीच आयोजित होगा। और बात की जाए तो भारतीय विरासत संस्थान नोएडा डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा इसको आयोजित किया जा रहा है। यह सम्मेलन का थीम क्या है, विषय क्या है, विषय भी याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करें, कैबिनेट द्वारा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, जो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग है जिसको आप शॉर्ट में NCSK कहते हैं, ठीक है, इसके कार्यकाल को 3 वर्ष के लिए बढ़ाने को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को 31 मार्च 2025 से आगे 3 वर्षों के लिए अर्थात 31 मार्च 2028 तक बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान कर दी है। ठीक है, तो 31 मार्च 2028 तक इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया गया, 3 साल के लिए बढ़ाया गया है। और इसका जो कार्यकाल था वो 31 मार्च 2025 को खत्म हो रहा था इस आयोग का, लेकिन अब इस आयोग के कार्यकाल को 3 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर ले, जो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग 3 वर्षों के विस्तार, कुल वित्तीय प्रभाव लगभग कितना, जो 3 वर्षों का विस्तार दिया गया है, 3 वर्षों के विस्तार के दौरान इसमें वित्तीय प्रभाव क्या होगा, तो 50.91 करोड़ रुपए का होगा वित्तीय प्रभाव, मतलब और खर्च होगा इस पे। ठीक है, इससे क्या होगा कि इससे सफाई कर्मचारियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान को सुविधाजनक बनाने, सफाई क्षेत्र में काम करने की स्थिति में सुधार लाने और खतरनाक सफाई कार्य करते समय शून्य मृत्यु दर की स्थिति में पहुंचने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए प्रीलिम्स परीक्षा के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, प्रीलिम्स परीक्षा के लिए तो डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितना बढ़ाया गया इसका कार्यकाल, 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। मुख्य परीक्षा में जब आप जीएस पेपर 1 लिखते हैं और वंचित वर्गों से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वंचित वर्गों से संबंधित प्रश्न जब आप लिख रहे हो तो वहां पर आप इस चीज को मेंशन कर सकते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का जो कार्यकाल है उसको 3 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इससे सफाई कर्मचारियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान में सुविधाजनक बनाने, सफाई क्षेत्र में काम करने की स्थिति में सुधार लाने, खतरनाक सफाई कार्य करते समय शून्य मृत्यु दर की स्थिति पे पहुंचने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। और यही पॉइंट परीक्षा में आप लिख के चले आए, इतना पॉइंट, तो आपका वैल्यू एडेड मटेरियल भी हो जाएगा, आपका कॉपी सुंदर दिखेगा अन्य लोगों की अपेक्षा में। ठीक है, अब यहाँ पर पृष्ठभूमि की बात कर ले, कुछ पृष्ठभूमि देख लेते हैं। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम 1993, ठीक है, एक कर्मचारी, जो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम है ये कब का है, 1993 का है, यही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सितंबर 1993 में अधिनियमित किया गया था और एक वैधानिक राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन पहली बार अगस्त 1994 में किया गया था। परीक्षा में आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन कब किया गया था, अगस्त 1994 में किया गया था। इसके लिए एक्ट भी लाया गया था, उस एक्ट का नाम क्या था, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम 1993 इस एक्ट का नाम था। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे उन पे हमने चर्चा कर ली। अगला देखते हैं, अगली खबर क्या है। अगली खबर ये है कि कामेश्वर चौपाल का निधन हो गया। अब ये कामेश्वर चौपाल है कौन, इनके बारे में जान लेते हैं। कामेश्वर चौपाल राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी है, जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उसके ट्रस्टी हैं, साथ ही साथ बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य थे। ठीक है, बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य थे। और बीपीएससी जो राजनीतिक लोग होते हैं जब उनका निधन होता है तो उनसे संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछती रही है। ठीक है, जैसे रामविलास पासवान के बारे में पूछ लिया था, इस बार भी राजनीति से प्रेरित कुछ सवाल पूछे गए, चाहे वो विधायक के बारे में श्रेयसी सिंह के बारे में हो। ठीक है, तो ऐसे विधायक सांसद जो वहां के रहे हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन बीपीएससी पूछता रहा है, उस दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये नाम बीजेपी के चर्चित व्यक्ति थे, ये इस दृष्टिकोण से भी नाम हो जाता है इनका। और
राम जन्मभूमि जो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उसके ये ट्रस्टी भी थे। उसमें जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उनमें जो ट्रस्ट बना हुआ था उसमें एक जो मेंबर होते थे, मेंबरों में एक मेंबर ऐसा होता था जो दलित मेंबर होते थे। तो वो दलित मेंबर यही थे, कामेश्वर चौपाल ही थे, जिनको शामिल किया गया था ट्रस्ट में, और इनका देहांत हो गया है 6 फरवरी को। ठीक है, तो इस वजह से इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए। उन्होंने ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए पहली ईंट रखी थी। ठीक है, राम मंदिर निर्माण के लिए पहली ईंट किसके द्वारा रखी गई थी? कामेश्वर चौपाल के द्वारा रखी गई थी। इसी वजह से संघ ने इन्हें प्रथम कार सेवक का दर्जा दिया था। संघ ने इन्हें प्रथम कार सेवक का दर्जा दिया था। जो स्वयंसेवक संघ है, स्वयंसेवक के संघ के द्वारा जो कामेश्वर चौपाल है इनको प्रथम कार सेवक का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया आज की जो महत्वपूर्ण खबरें थी उन पर चर्चा कर ली। आइए अब आज के सवाल देख लेते हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं और इसी स्लाइड पर आधारित है। कुछ प्रश्न बनाए गए हैं जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? कौन सा देश कर रहा है 9वें एशियाई शीतकालीन खेल जो है 2025 की इनकी मेजबानी कौन कर रहा है? जापान, रूस, चीन या दक्षिण कोरिया? उसके बाद बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार आईवीएफ तकनीक से कंगारू भ्रूण तैयार किया है? कंगारू भ्रूण किसके द्वारा तैयार किया गया है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या जर्मनी? ठीक है, 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा उत्तर सही है? आगे हम बात करें, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो रेट को कितना कटौती की? जो रेपो रेट है उसमें कितनी परसेंट की कटौती की है? 0.10%, 0.25%, 0.50% या 0.75%? आपको बताना है कितने दर की कटौती की है रेपो रेट में। कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर भी दीजिए कि fin.in डोमेन किसके लिए विशेष रूप से लॉन्च किया गया? जो fin.in डोमेन है ये किसके लिए लॉन्च किया गया है? केवल सरकारी बैंकों के लिए, वित्तीय क्षेत्र में गैर बैंकिंग कंपनियों के लिए, सभी प्रकार की ऑनलाइन भुगतान प्लेटफॉर्म के लिए, या केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए? किसके लिए लॉन्च किया गया है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और इससे जो रिलेटेड पॉइंट्स है, टॉपिक्स है, वो मैं आगे पढ़ा चुका हूं। आगे बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए किन 2 नए इंटरनेट डोमेन की शुरुआत की है? कौन से 2 नए इंटरनेट डोमेन है जिनकी शुरुआत की है? बैंक.in और fin.in, digital.in और secure.in, payment.in और safe.in, cyber.in और banking.in। ठीक है, तो ये 5 प्रश्न है जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इससे पूर्व मैं पीडीएफ के बारे में आपको जानकारी दे दूं कि अगर आप इन वीडियोस के पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप पर जाइए या वेबसाइट पर जाइए। वेबसाइट पर जाने के बाद जो वीडियोस का सेक्शन होता है, वीडियोस के सेक्शन में जाएंगे तो वहीं पर आपके करंट अफेयर का जो वीडियोस वाला सेक्शन है सबसे पहले आपको ऊपर ही दिख जाएगा कि करंट अफेयर वीडियो फरवरी। उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर क्लिक करने के बाद आप इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं, वहां से आप बाई कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी 1 साल की है। अगर आप फरवरी महीने का जो पैकेज है वो 18 रुपए का पड़ेगा आपको छूट के बाद में। 25 रुपए उसका मूल्य है लेकिन अभी 25% उस पर ऑफ दिया जा रहा है। ऑफ देने के बाद वो 18 रुपए का पड़ता है, जिससे पर डे 60 पैसे से भी कम में आपकी करंट अफेयर की तैयारी पूर्ण हो सकती है। पूर्ण वीडियोस तो आ ही रहे हैं यूट्यूब पर, लेकिन अगर आप पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं, साथ साथ में उसके टेस्ट देना चाहते हैं तो टेस्ट मंथ के एंड में आएगा। उसमें पूरे फरवरी महीने के जो बेस्ट 200 क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट, वो उसको कवर किए जाएंगे उसमें। और साथ ही साथ इससे होगा क्या, इससे आपकी जो करंट अफेयर की तैयारी है वो अंतिम रूप से पूरी तरीके से आप मजबूती से, जब परीक्षा होती है परीक्षा के 1 महीने पहले या 20 दिन पहले आप घबराएंगे नहीं कि हमारा करंट अफेयर कुछ छूट रहा है। सारी चीजें आपको एक सिरे से तैयार करवा दी जाएंगी। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।